हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बायलैटरल मोनोपोली। इसमें मैं आपके साथ डिटरमिन करूँगा कि बायलैटरल मोनोपोली के अंदर प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होते हैं, उसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से। तो इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है और उसके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, उसमें तो मीनिंग डिस्कस किया था और इसमें मैं डिस्कस करूँगा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। अ बायलैटरल मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर वन प्रोड्यूसर हैज़ एन आउटपुट मोनोपोली एंड देयर इज ओनली वन बायर फॉर द प्रोडक्ट। तो बायलैटरल मोनोपोली मतलब दोनों की मोनोपोली है, बाय मतलब टू, ठीक है। तो दोनों की मोनोपोली है, प्रोड्यूसर की भी मोनोपोली है और जो कंज्यूमर है उसकी भी मोनोपोली है। खरीदने वाला भी एक है और बेचने वाला भी एक है। प्राइसिंग इन सच मार्केट इज नॉट डन बाय ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस टाइप की मार्केट में डिमांड और सप्लाई की मदद लेके प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन नहीं किया जाता। सिंस in the case of bilateral monopoly there is only one seller and one buyer, the price and quantity will be determined by negotiations। तो क्योंकि एक ही बायर है और एक ही सेलर है तो जो प्राइस एंड आउटपुट या प्राइस एंड क्वांटिटी को डिटरमिन करने का तरीका है सिर्फ नेगोशिएशंस या बार्गेनिंग्स, ठीक है। ऑफ कोर्स द टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द रेंज विद इन विच the price will ultimately be settled by non-economic factors such as bargaining power and skill। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की मदद लेके हम ये पता लगा सकते हैं कि एक रेंज कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ये हो सकता है, कम से कम प्राइस ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इतनी हो सकती है, कम से कम क्वांटिटी इतनी हो सकती है। तो हम एक रेंज तो बता सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई की मदद से, मगर एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते कि कितने प्राइस पे कितना माल बिकेगा, ठीक है। तो वो जो सेटलमेंट है वो बेस्ड होगी कि दोनों की बार्गेनिंग पावर क्या है या दोनों की स्किल्स क्या हैं कि वो कितना बार्गेन कर सकते हैं या दूसरे बंदे को कितना परेशान कर सकते हैं। अंडर बायलैटरल मोनोपोली रिलायंस एंटायरली ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस रिजल्ट is indeterminacy which is eventually resolved by non-economic factors। तो इसमें ये बताया गया कि बायलैटरल मोनोपोली के अंदर जो रिलायंस मतलब डिपेंडेंस होती है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी हो सकती है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे बार्गेनिंग वगैरह करना, बेसम बेसाई करनी कि नहीं मुझे इतने का चाहिए, वो कहेगा नहीं मैं इतने का बेचूंगा, इस टाइप के फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको बायलैटरल मोनोपोली को हम किस तरीके से डायग्रामेटिकली प्रूव कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी हुई है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्राइस थ्योरी टेल्स अस दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज डिफाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ MC एंड MR कर्व्स एट पॉइंट E1। तो जो प्राइस थ्योरी है वो हमें कहती है कि जब MC इज इक्वल टू MR और MC MR को नीचे से काटती है तो इक्विलिब्रियम होता है। वो कहाँ पे है? पॉइंट E1 पे। समझ गई बात? तो E1 पे क्या है? ये जो MC कर्व है, ये जो MR कर्व है, इसको नीचे से काट रही है और MC इज इक्वल टू MR है, तो ये इक्विलिब्रियम है। ये मोनोपोली थ्योरी कहती है प्राइस एंड आउटपुट की। दिस फर्म वुड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इफ इट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस OQ1 आउटपुट, OQ1 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल इट्स प्राइस एट OP1। तो ये जो मोनोपोली फर्म है ये प्रॉफिट में तब होगी जब इस इक्विलिब्रियम के सामने OQ1 माल बनाएगी और OP1 रेट पे अपना माल बेचेगी। समझ की बात? However, in the case of bilateral monopoly, the monopoly firm will fail to attain the above equilibrium। bilateral monopoly में monopoly firm ये equilibrium कभी attain नहीं कर सकती because it is facing just a single buyer who has the capacity to influence the price by his purchasing decision। क्योंकि buyer भी तो single है और अगर वो सामान खरीदेगा ही नहीं तो फिर मतलब बिकेगा कैसे इसका, ठीक है। तो उसका भी तो कंट्रोल है, उसकी भी तो परचेजिंग डिसीजन के ऊपर प्राइस डिटरमिन करता है। अंडर बायलैटरल मोनोपोली द परचेजर इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो बायलैटरल मोनोपोली में जो परचेजर है वो पूरा कॉन्शियस है कि प्राइस उसके कंट्रोल में, वो भी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, वो भी तो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचेगा ना। ही वुड डू एवरीथिंग टू सेटल अ फेवरेबल प्राइस फॉर हिमसेल्फ। वो पूरा जोर लगाएगा कि उसको सस्ते से सस्ता माल मिले। Let us now understand what price would maximize the single buyers or monopsonists profit। अब देखते हैं कि वो कौन सा प्राइस लेना चाहता है। डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। In the above figure, marginal cost or supply curve is the monopolist's supply curve to the monopsonist buyer। ये जो MC कर्व है ये सप्लाई कर्व है या मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये कर्व के थ्रू ही मोनोप्सोनिस्ट बायर जो है डिटरमिन करेगा कि क्या क्या करना है उसने, ठीक है। दिस कर्व हैज़ एन अपवर्ड स्लोप विच सजेस्ट दैट द बायर फर्म विल हैव टू पे एन इंक्रीजिंग प्राइस इफ
बायर वॉन्ट्स टू इंक्रीज द परचेज, अगर बायर को परचेज इंक्रीज करनी है तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती रहेगी। समझ गए बात। द बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्जिनल कॉस्ट ऑब्लिक सप्लाई कर्व एज इट इज डिटर्मिन्ड बाय द कंडीशंस ऑन विच ही हैज़ नो कंट्रोल। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व और सप्लाई कर्व है इसके ऊपर तो उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। समझ गई बात। अब क्या करेगा वो, दिस कर्व इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट द मोनोपोलिस्ट फर्म इज़ विलिंग टू सप्लाई एट वेरियस प्राइस। ये कर्व हमें ये बताएगी कि जो मोनोपोलिस्ट फर्म है वो कितने रुपए में कितना सामान बेचना चाहती है। ME इज़ द मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व ऑफ द बायर। ये जो ME कर्व है वो मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, किसका, बायर का। अब वो ये देखेगा कि मेरा मार्जिनल एक्सपेंडिचर और मेरी जो डिमांड कर्व है जहाँ ये दोनों कट कर रहे हैं भाई, मैं वहीं के हिसाब से करूँगा काम। समझ गए बात। तो इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। इट शोज़ द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन हिज और हर परचेज, कि उसके परचेज से इंक्रीज करने से मतलब एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता रहेगा। इट इज़ दस द मार्जिनल आउटले कर्व ऑफ द बायर टू द सप्लाई कर्व और मार्जिनल कॉस्ट विच ही फेसेस। तो उसकी जो सप्लाई कर्व है उसके हिसाब से ये उसकी मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व होगी। सिंस द बायर फर्म इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, जो बायर है वो भी तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। इट विल like to purchase the product up to the point where its marginal outlay मतलब marginal expenditure is equal to the price determined by the demand curve। अब यहाँ पे पंगा पड़ गया। वो कहेगा जितना मेरा मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व, जितना मेरी मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व मतलब मेरा मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, उसके हिसाब से जो डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व है जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट होती हैं E2 पॉइंट पे, मैं तो भी E2 पॉइंट के हिसाब से क्वांटिटी खरीदूंगा, ठीक है। और प्राइस कितना दूंगा वो मैं दोबारा बता देता हूँ। E2 क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम उसने अपना बना लिया। वो कहता मैं E2 क्वांटिटी के हिसाब से माल खरीदूंगा और E2 क्वांटिटी के सामने ये जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है A पॉइंट पे, A पॉइंट के हिसाब से मैं OP2 प्राइस दूंगा। अब जो सेलर है वो OP1 पे बेचना चाहता है, जो बायर है वो कहता है मैं OP2 दूंगा, तो इनके बीच में जो नेगोशिएशंस होंगी उसी के हिसाब से प्राइस डिटरमिन होगा। अब इसी को मैंने नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। द इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट बायर इज शोन बाय E2 विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व एंड डिमांड कर्व्स। द मोनोपोसोनिस्ट बायर इज विलिंग टू बाय OQ2 क्वांटिटी एट द प्राइस OP2 डिटरमिन्ड बाय पॉइंट A ऑन MC/ सप्लाई कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट। तो वही जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, कौन सी कर्व्स, ये वाली डिमांड कर्व और ये वाली जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं, उसके हिसाब से उसने क्वांटिटी OQ2 डिटरमिन कर ली। और इस क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए उसने जहाँ पे A पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है उतना प्राइस डिटरमिन कर लिया OP2। समझ गए बात। हाउएवर it is facing a monopolist seller who wants to determine price at OP1। तो जो monopolist seller है वो कहता है कि भाई मुझे प्राइस OP1 दो, और जो बायर है वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो OP2 प्राइस पे ही माल लेना है। सॉरी। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। इससे क्या होगा, इनडिटर्मिनेट प्राइस हो जाएगा इन द मार्केट। मार्केट में पता नहीं लगेगा, वो बेचना चाहता है OP1 पे, वो खरीदना चाहता है OP2 पे। द मोनोपोलिस्ट सेलर वांट्स टू चार्ज OP1 वाइल द मोनोपोसोनिस्ट बायर इज विलिंग टू पे ओनली OP2। तो दोनों के अलग अलग प्राइस हैं। मोर ओवर एट OP1 प्राइस द मोनोपोलिस्ट सेलर इज विलिंग टू सेल OQ1 क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाइल द मोनोपोसोनिस्ट बायर इज विलिंग टू बाय एट OP2 प्राइस ओनली OQ2 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो उस पर कम क्वांटिटी बेचना चाहता है, उस पर वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है। ये भी प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। दिस सीम्स टू बी रिकॉन्सिएबल। आपस में इनकी बहसम बसाई होगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो प्राइस वो हाई पे बेचना चाहता है और वो लो पे खरीदना चाहता है, तो ये तो पंगा पड़ गया दोनों के बीच में। इनफैक्ट इकोनॉमिक थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी आंसर या एन आंसर टू दिस ट्रिकी सिचुएशन। इस सिचुएशन को कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी बताती नहीं है कि क्या होगा। हाउएवर इन प्रैक्टिस द मोनोपोलिस्ट सेलर एंड द मोनोपोसोनिस्ट बायर विल स्टार्ट नेगोशिएशंस। वो आपस में नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे एंड विल सेटल द प्राइस इन द रेंज बिटवीन OP1 एंड OP2। तो जो भी प्राइस होगा OP1 OP2 उसके बीच में कोई प्राइस सेट कर देंगे। द एक्चुअल प्राइस ऑन विच द एग्रीमेंट विल बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज विल डिपेंड अपॉन देयर बार्गेनिंग पावर एंड नेगोशिएशन स्किल्स। तो आपस में उनकी जो
नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं या फिर उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसके हिसाब से ही प्राइस तय कर पाएंगे। समझ गए बात? तो बेसिकली बायलैटरल मोनोपोली के अंदर प्राइस एंड आउटपुट इनडिटर्मिनेट होते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। तो कंक्लूड करते हैं इसको, बायलैटरल मोनोपोली इज नॉट कॉमन फॉर द प्रोडक्ट मार्केट्स बट इट इज़ अनकॉमन इन द लेबर मार्केट्स। तो कॉमन तो नहीं है प्रोडक्ट मार्केट में, मगर अनकॉमन है लेबर मार्केट्स में, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि जो मतलब इतना ज़्यादा बायलैटरल मोनोपोली हमें रियलिस्टिक नहीं लगती, ठीक है। तो द वर्कर्स यूजुअली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ यूनियन एंड कन्फ्रंट अ सिंगल एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर के सामने लेबर ने अपनी यूनियन बना ली तो वो एक बायलैटरल मोनोपोली दिखा सकता है। समझ की बात? तो बायलैटरल मोनोपोली किस तरीके से यूनियन बना के काम करती है और कैसे करती है वो मैंने वेज एंड आउटपुट, जो वेज डिटर्मिनेशन या फैक्टर प्राइसिंग के जो चैप्टर हैं उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंडर सप्लाई कर्व नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो सारा का सारा डिस्कस करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।